गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लास 9th का, वो चल रहा है चुनावी राजनीति। प्रीवियस वीडियो में हमने अध्ययन किया कि चुनाव क्यों, जिसमें हमने देखा हरियाणा से संबंधित हमने विधानसभा चुनाव की चर्चा की थी कि एक पार्टी के जो नेता हैं किस प्रकार से चुनाव प्रचार के समय 23 महीनों तक चुनाव प्रसार करते हैं और सुबह से लेकर रात तक वो विभिन्न सभाएं हैं, प्रचार प्रसार है, उस कार्य में लगे रहते हैं। और इसके अलावा जनता के समक्ष रूबरू होते हैं, जनता से परस्पर संपर्क बनाए रखते हैं, उनकी जनता की समस्याओं को सुनते हैं, उन्हें बहुत सारी घोषणाएं हैं वो जनता के लाभ के हित के लिए करनी पड़ती है, उन्हें पूरा भी करना होता है। और कोई भी सरकार है वो स्थायी नहीं है, एक अस्थायी सरकार है। तो सरकार को बने रहने के लिए निरंतर है अच्छे कार्य, अच्छी योजनाएं, समस्याओं को दूर करना, जनता से जुड़े हुए रहना, ऐसा करना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे कि जो राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे वो कब हुए थे और चूरू और जयपुर के कुछ विधायकों के नाम के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो कब हुए थे। तो ध्यान रखना, राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए 7 दिसंबर 2018 से। कब प्रारंभ हुए थे? 7 दिसंबर 2018 से चुनाव है राजस्थान विधानसभा के, वो प्रारंभ हुए थे और 28 जनवरी 2019 तक ये चुनाव का क्रम चलता रहा था। तो इस प्रकार ध्यान रखना। इससे पहली बात है कि 7 दिसंबर 2018 से चुनाव प्रारंभ हुए थे और कब तक ये चुनाव चले? 28 जनवरी 2019 से तक चले। अब बात आती है, कुछ क्षेत्रों की बात कर लेते हैं हम कि किस क्षेत्र से प्रमुखतः कौन कौन से विधायक है वो निर्वाचित हुए, जनता ने इनको चुना। तो सबसे पहले बात आती है, चूरू में विधायक बने जब चुनाव हुए 2018 में, तो चूरू में जो विधायक है वो कौन बने? तो ध्यान रखना, राजेंद्र राठौड़। कौन बने थे? चूरू में विधायक कौन बने? राजेंद्र राठौड़। यही हम बात करें कि रतनगढ़ में विधायक है वो कौन बने? तो रतनगढ़ में जो विधायक है वो अभिनेश महर्षि जी बने। कौन बने? अभिनेश महर्षि है, वो रतनगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रतिनिधि के रूप में चुने गए और उन्होंने जीत प्राप्त की। यही बात हम जयपुर के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में करते हैं। ऐसे तो जयपुर के निर्वाचन क्षेत्र बहुत अधिक है, लेकिन हम 2-3 निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में ही चर्चा करेंगे। हवा महल है जयपुर में, वहां से जो विधायक बने वो बने महेश जोशी। कौन बने? हवा महल है जयपुर, वहां से जो विधायक है वो बने, वो कौन से बने? महेश जोशी। यही हम बात करें, आदर्श नगर है जयपुर में, वहां से विधायक है वो कौन बने? तो ध्यान रखना, रफीक खान। इसी प्रकार क्या है कि अन्य जिलों से, अन्य स्थानों से, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में क्या है कि प्रमुखतः जो चुनाव आयोग है वो बांटता है और उसके आधार पे उस क्षेत्र में जो प्रतिनिधि खड़े होते हैं, जो योग्य होते हैं, जनता इनको पसंद करती है, उनको अपना प्रतिनिधि चुन लेती है। तो इस प्रकार चुनाव हुए और चुनाव में विधायकों को क्या है, जनता के द्वारा चुना गया। जिसको सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई वो विजय घोषित कर दिया गया। आगे बात आती है, चुनावों की जरूरत क्यों। एक प्रमुख मुद्दा है, प्रमुख विषय है कि चुनावों की जरूरत क्यों होती है, चुनाव किस लिए आवश्यक है और चुनाव अगर नहीं हो तो क्या होगा। चुनाव में जिन प्रतिनिधियों को हमने चुना वो जनता के हित में कार्य करेंगे या नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है। तो जिनको हमने चुना वो अपने पद पे बने रहे, किस प्रकार से बने रह सकते हैं और किस प्रकार से हम उनको दोबारा हटा सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा और विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है, लोकतंत्र में नियमित समय पर चुनाव होते हैं। नियमित यानी एक निर्धारित समय तय किया गया है कि इतने समय के बाद भारत में चुनाव होंगे, तो ये तय है संविधान के द्वारा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र में एक निश्चित समय पर जो संविधान द्वारा तय किया गया है उस अंतराल में हर राज्य में, हर ग्राम में, हर शहर में प्रमुखतः चुनाव है वो संपन्न करवाए जाते हैं। तो ये एक निश्चित हो गया कि निश्चित समय के बाद में यानी प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में चुनाव करवाने आवश्यक है। दुनिया में 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। दुनिया में 100 से अधिक यानी सैकड़ों से अधिक ऐसे देश हैं जहां पे जनता है वो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। किसके माध्यम से? चुनाव के माध्यम से। यानी जनता है वो अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट देती है और जिस उम्मीदवार को चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त होते हैं वो चुनाव में विजय हो जाता है। और 100 से अधिक ऐसे देश हैं जहां ये कार्य प्रमुखतः चुनाव का संपन्न करवाया जाता है। ऐसे देश भी है जो लोकतांत्रिक नहीं, वहां भी चुनाव होते हैं। अब हमने बात की 100 से अधिक देशों की, लेकिन अन्य भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां क्या है कि प्रमुखतः चुनाव नहीं होते, लेकिन फिर भी वहां पे क्या है कि जो व्यक्ति शासन करेगा, जिस व्यक्ति में शासन करने की क्षमता है, योग्यता है, गुण है, ऐसे व्यक्तियों को क्या है कि वहां पे चुना जाता है और वो उस शासन की बागडोर है, व्यवस्थाएं हैं, देखरेख है, वो उनके द्वारा की जाती है। तो यहां बात आई कि ऐसे भी देश है जो लोकतांत्रिक नहीं है, यानी जो स्वतंत्र होने के बावजूद भी क्या है कि जनता के पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपने नेता को चुने और चुने हुए नेता शासन चलाए, सरकार चलाए, ऐसी व्यवस्था नहीं। लेकिन फिर भी वहां पे क्या है कि कुछ विशेष समूहों के पास, कुछ विशेष पार्टियों के पास ये अधिकार है और उनमें से ही क्या है कि एक को प्रतिनिधि चुन लिया जाता है और वो संपूर्ण शासन को चलाने की बागडोर है उस व्यक्ति के हाथ में होती है। हमें चुनावों की जरूरत क्यों होती है? अब सबसे बड़ी मुद्दा आता है चुनावों की जरूरत क्यों है? अगर चुनाव नहीं हो तो क्या शासन व्यवस्था देश में बनी रहेगी? क्या सभी कार्य समय पे होते रहेंगे? क्या जो समस्या आएगी उनका समाधान कौन करेगा? समाज में तानाशाही की स्थिति तो उत्पन्न नहीं हो जाएगी? डकैती, लूटपाट, हत्या ये अधिक तो नहीं बढ़ जाएंगे? तो यहाँ सबसे प्रमुख बात आती है कि हमें चुनावों की जरूरत क्यों होती है, हमारी आवश्यकता क्या है। आवश्यकता प्रमुख अगर कहा जाए तो हम ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले, हमारे जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करने की जिम्मेदारी ले, देश में एकता, राष्ट्रीयता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करे। इसलिए क्या है कि हर प्रकार की शासन व्यवस्था देश से बनी रहे, इसलिए चुनाव आवश्यक बताए गए हैं, जरूरी बताए गए हैं। बात आती है बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। अगर हम मान लें कि चुनाव नहीं होते और चुनाव नहीं होते तो कोई शासन चलाने वाला भी नहीं है, कोई सरकार चलाने वाला ही नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो इसके लिए कुछ हम विशेष स्थितियों पे चर्चा करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि सारे लोग एक साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर लें तो बिना चुनावों के शासन संभव है। यानी सभी व्यक्ति है जो रहते हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाए, एकत्रित हो जाए और किसी भी फैसले पे, किसी भी निर्णय पे प्रमुखतः आपसी सहमति से निर्णय ले ले तो चुनाव आवश्यक नहीं है, तो बिना चुनाव के भी काम में चल सकता है। लेकिन क्या ऐसा हर जगह संभव है या नहीं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। लेकिन किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। हम बात करें, अभी हमने बात की सारे फैसले हैं वो मिलजुल कर ले लें, सारे व्यक्ति एक साथ एकत्रित हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं और फैसले कर लें। लेकिन ऐसा छोटे स्थान के लिए तो उपयुक्त है, उचित है, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन इसके अपोजिट हम बात करें कि अगर किसी बड़े समुदाय हैं, बड़ा शहर है, बड़ा राज्य है, बड़ा देश है, तो वहां क्या ऐसे निर्णय हैं वो लिए जा सकते हैं? क्या सभी लोग हैं वो एकत्रित एक जगह हो सकते हैं? क्या मिलजुल के फैसले लिए जा सकते हैं? क्या तो ध्यान रखना, यहाँ बात आती है किसी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं होता, छोटे स्थान के लिए हम इसको उचित मान सकते हैं।
ना ही हर किसी के पास है हर मामले पर फैसले करने का समय और ज्ञान। अब हम बात करें कि चलो मान लिया जाए कि हम सब लोगों को एकत्रित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, लोग एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन सभी व्यक्तियों के पास इतना समय है क्या कि वो इकट्ठे हो सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं? और एकत्रित होने के साथ साथ क्या उनमें इतनी एबिलिटी है, क्या उनमें इतनी योग्यता है कि वो देश से संबंधित निर्णय लेने में, शासन चलाने में प्रमुख निर्णय ले सकते हैं? क्या उनमें समझ है इतना क्या उनमें ज्ञान है? आगे बात आती है, अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। हमने बात की ऊपर कि सब लोग है इकट्ठे नहीं हो सकते, इकट्ठे हो जाते तो सब में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। तो जब सब में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो हम क्या करें, किस प्रकार से इस शासन व्यवस्था को चलाएं, समाज में शांति, एकता, सद्भावना की स्थापना करें? तो इसके लिए आवश्यक है कि अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। लोग अपने किनको चुनते हैं? प्रतिनिधियों को चुनते हैं, और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो है देश पे शासन करते हैं। और प्रमुखतः इन चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही प्रमुख निर्णय हैं वो लिए जाते हैं, प्रमुख फैसले लिए जाते हैं जो जनता को समान रूप से मानने होते हैं। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? क्या चुनाव के बिना, बात आई, क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? क्या ये संभव नहीं है, क्योंकि बिना चुनाव के प्रतिनिधियों का चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो पाएगा। और जब प्रत्यक्ष रूप से जनता अपने प्रतिनिधि को नहीं चुन पाएगी तो योग्य उम्मीदवार है, योग्य प्रतिनिधि है, वो शासन में सम्मिलित नहीं हो पाएगा, अपनी भागीदारी नहीं निभा पाएगा। प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात कि हम जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं, जिस उम्मीदवार को चुनते हैं, हम उसमें ऐसा क्या देखते हैं, क्या ऐसे गुण देखते हैं, क्या ऐसी योग्यताएं देखते हैं, क्या ऐसी विशेषताएं देखते हैं कि जिसके आधार पर हम उसको चुनते हैं? तो यहाँ कुछ प्रमुख बातें आती है। सबसे पहले बात आती है कि प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर। हम उनकी उम्र है वो संविधान के द्वारा निर्धारित होती है। संविधान के द्वारा प्रत्येक चुनाव के लिए जो उम्र है वो निर्धारित है, और उम्र के साथ साथ उसको उस क्षेत्र में कितना ज्ञान है, कितना अनुभव है, कितना लोगों से जुड़ा हुआ है, कितनी समस्याओं को लोगों के दूर करने में मदद कर सकता है, ये भी चीज प्रमुखतः ध्यान रखी जाती है। इसके बाद में बात आती है प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता है। अब बात उम्र की कर रहे थे हम, अब यहाँ ये भी जरूरी है कि व्यक्ति के पास अनुभव होना जरूरी है, व्यक्ति के पास वो योग्यता होनी जरूरी है जो एक देश के शासन को प्रमुखतः शांतिपूर्ण चला सके, लोगों को एकजुट रख सके, समाज में समस्याओं को दूर कर सके। अगर व्यक्ति में योग्यता है, शिक्षा है, अनुभव है, ज्ञान है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में चुना जा सकता है। लेकिन ये विशेषताएं प्रतिनिधि में होनी चाहिए, आवश्यक बताई गई है। लेकिन क्या फिर हम इस शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? क्या हमने अपने प्रतिनिधि को चुन लिया, जो अपनी इच्छा से हमने चुना है, उनमें योग्यताएं थी, तो क्या हम इससे को लोकतंत्र कह सकते हैं क्या? हाँ, हम इस व्यवस्था को अगर कहा जाए तो लोकतंत्र कह सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें क्या है, प्रतिनिधियों को अपनी पसंद के आधार पे चुना है। आगे बात आती है, हम ये कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनके प्रतिनिधि पसंद है या नहीं है? अब सबसे प्रमुख बात ये भी आती है कि हम ये कैसे तय करते हैं कि लोगों को ये प्रतिनिधि पसंद है या नहीं है? इसके पीछे के प्रमुख कारण क्या होते हैं, प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, ये भी जाननी आवश्यक होती है। हम ये व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप शासन करें? हम इस बात का भी निर्धारण कैसे करेंगे, तय कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि है, जिनको जनता ने चुना है, वो उनके अनुसार शासन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये भी जरूरी है। आगे बात आती है, जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो वे अपने पद पर ना बने रहे। अब यहाँ सबसे प्रमुख विशेषता आती है, जनता ने अपने प्रतिनिधि को चुन लिया, अगर प्रतिनिधि चुने हुए सही काम नहीं करते हैं, समस्याओं को दूर नहीं करते हैं, विकास से संबंधित योजनाएं नहीं बनाते हैं, तो जनता है उनको नापसंद कर सकती है। और जनता नापसंद करने के बाद में उन व्यक्तियों को दोबारा चुनेगी जो शासन करने में सक्षम है, जनता के विकास से संबंधित कार्य करवाने में सक्षम है, जनता से वास्तविक रूप से जुड़े हुए हैं, जनता के दुख दर्द को समझते हैं। ऐसे प्रतिनिधि को जनता है वो फिर चुनने का
अवसर प्रदान करती है।